हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी जिसमें गद्य 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंदन हीरानंद वात्स्यायन, जिनका जन्म 1911 और निधन सन 1987 में हुआ। तो यहाँ पहले तो हम जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं लेखक, उनके बारे में जानेंगे। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में कई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। इनका जन्म 9 मार्च 1911 से कसिया कृषिनगर में हुआ। बचपन का 1911 से लेकर 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में भी रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं, यानी वो हमेशा जो भी गलत होता है उसका विरोध हमेशा करते हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है, यानी कि उन्होंने जितने भी साहित्य लिखे हैं उनके हर साहित्य के अंदर विद्रोह विषय के ऊपर ज़्यादातर चर्चित रहे हैं। वे विद्रोह की भावना से ही उनके जितने भी साहित्य हैं उनको चेतना मिली है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद्र के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, सब विषय देखिए इसका, अपने अपने अजनबी, यानी कि अपने तो हैं फिर भी वे अजनबी जैसे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरी हो करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकम का भी संपादन किया है। अभी यहाँ इस पाठ में क्या दिया है वो हमें जानना है कि क्रांतिकारी शेखर का जो बचपन है, उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यानी कि जो पाठ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्रांतिकारी शेखर का बचपन, वह उनका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो शेखर के जीवन के ऊपर आधारित है और उसका भी भाग 1, उसमें से यह पाठ लिया गया है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था, यानी उनके जीवन के अंदर हमेशा क्रांति की ज्वाला आपको देखने को मिलेगी, यानी हमेशा वो क्रांति लाना चाहते थे। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन से ही उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। यानी वो बचपन से ही अंग्रेजी भाषा के विरोधी रहे हैं और वो हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का साथ देते रहे हैं। वह भावना इस पाठ में आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं।
असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। यहाँ यह बताया गया है कि शेखर जो है वह असहयोग आंदोलन जो लोगों में उठा था वह उसी के अंदर वो भी अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। वह आंदोलन किस तरीके से करता है तो वह विदेशी कपड़े जो थे वो उतार कर रख देते हैं। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। पहले के समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय के अंदर हमारे देश में बहुत सी गरीबी थी। तो शेखर के घर में भी 2-4 जो कपड़े बचे थे जो देसी थे उन्हीं को वो पहनने लगता है। अभी वो जो 2-4 कपड़े पहन रहे थे तो अभी उसको बाहर जाने में भी कुछ शर्म लग रही थी, इसलिए वह बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वो बाहर जा सके। यानी कि 2-4 जो कपड़े पुराने बचे थे वही पहनकर वो, क्योंकि अगर किसी चीज़ की अगर वो मन में जिद ठान लेते थे तो वो पूरा करते थे और कोई भी जिद पूरा करने के लिए हमें बलिदान भी देना पड़ता है। तो यहाँ इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अभी उनके पास उन्हें देसी कपड़े ही पहनने हैं और वो भी उतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए वो बाहर घूमने फिरने जाना भी छोड़ देते हैं। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। शेखर क्या करते बचपन में कि वो सुबह में ही और शुरुआत में दोपहर के समय वो क्या करते खिड़की के पास जाकर खड़े रहते और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को देखते थे। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुँचती, कभी कभी जब रैलियाँ निकलती स्वतंत्रता संग्राम के लिए तो वहाँ से वो देखते और उनकी कुछ कंठों की आवाज़ एक साथ गूंजती और वो उनके कानों तक पहुँचती कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुँह हो काला। यह जब बात उसके कानों तक पहुँचती तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता। जब यह बात उसके कानों तक पहुँचती कि गांधी का बोलबाला और दुश्मन का हो मुँह काला, तो जैसे यह नारा सुनकर उसके जो प्राण थे उसके अंदर जैसे कि कोई नया जीवन डाल दिया गया हो, बराबर। उसका मन इतना पुलकित हो उठा था कि रोम रोम उसके आज़ादी के लिए वह भी खुद खड़ा उठता और पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुँह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था क्योंकि वह भी बच्चा था, घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। यानी कभी कभी क्या होता है कि जितनी मर्यादाएं लगाई जाती हैं उसमें रहकर व्यक्ति और ज़्यादा भभक उठता है और ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो शायद इनके साथ भी ऐसा ही होता था कि वो बच्चे थे इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते थे, उनके ऊपर अंकुश लगाया गया था। लेकिन जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था, वो अंकुश में रहते थे, मर्यादा में रहते थे, घर में बंधे हुए रहते थे, लेकिन वही मर्यादा उनको नए नए कार्य करने के लिए सोचने पर मजबूर करती थी, नए नए मार्ग ढूंढने के लिए मजबूर करती थी। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर के घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिए। क्या होता है, एक दिन माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, सिर्फ घर में माँ ही थी। तो अचानक उनके दिमाग में खुरापात चली होगी बैठे उठे, तो क्या करते हैं, माँ उनके ऊपर के कमरे में, कोठा यानी कि एक लकड़ी से बना हुआ कमरा होता है, तो वहाँ पर बैठी हुई थी। अचानक घर में किसी को ना देखकर शेखर के मन में एक तूफान उठता है और वो जाकर घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े बटोर ले आते हैं और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा देते हैं। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। बराबर, गांव के अंदर क्या होता है, पहले के समय में जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन, बराबर, वो उससे बना एक लैंप होता था और जो रोशनी देता था। तो वो सब घर में से जहाँ जहाँ से लैंप उनको मिली वो सब लेकर आते हैं और उसी कपड़ों के ऊपर वो मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं।
और आग लगा दी। एकदम आग भड़क उठी। क्या होता है, मिट्टी के तेल की वजह से अचानक से आग जो होती है वो भभक उठती है। शेर का हालात भी भभक उठा, जैसे कि जिस तरीके से अग्नि जल रही थी, कपड़े जल रहे थे, उसमें आग भभक रही थी, उसी तरीके से जैसे शेखर के मन की आग भी भभक उठ रही थी। उनके अंदर एक रोशनी सी जाग रही थी और उनके अंदर क्रांति की जो ज्वाला थी वो उनके मन में और आग लपटे उठ रही थी। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। सोचो वो दृश्य कैसा रहा होगा। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुँह काला। वो आग के आसपास नाचने लगते हैं और ये नारा लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी देर में माँ आती हैं और उनको देखकर गाल भी जैसे विदेशी हो गए हो, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। यानी कि माँ उनको समझाती, उनको रोकती, उसके पहले तो जो कपड़ों का ढेर था वो जलकर राख हो चुका था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा थी। शेखर के मन में सिर्फ विदेशी के मात्र प्रति घृणा थी, उनसे दुश्मनी थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। यानी सब हमारे भारतीय लोग उनके इशारों पर चलते नहीं, बल्कि उनका प्रभुत्व इस तरीके से छाया था कि जैसे वे ना होते फिर भी उनका जो डर था, उनका प्रभुत्व था, उनके ना होने पर भी वो बसा हुआ था, एक आतंक की तरह। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यानी कि उसके शेखर जी के पिताजी भी उन्हें अपने भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए कहते हैं। यह भी कि शेषव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर भी हिंदी अभी सीख रहा है। यानी शैशव का मतलब होता है बचपन, यानी कि वे बचपन से अंग्रेजी बोलना जानते थे और हिंदी सीख रहे थे। उसकी पहली आया ईसाई थी। यानी कि आया मतलब होता है कि माँ जब नहीं होती हैं, यानी कि माँ बाहर होती हैं, तो माँ के गैर हाजिरी में जो स्त्री बच्चे की देखभाल करती है उनको आया कहते हैं। तो उनकी जो पहली आया थी वो भी ईसाई थी और अंग्रेजी ही जब तक बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, पहले के क्या था कि जिनको पढ़ना होता था उनको शिक्षक घर पे पढ़ाने आते थे, ऐसी व्यवस्था की गई थी उनके लिए। तो जो उनके पहले गुरु थे वो भी उन्हें पूरा दिन उनके साथ बिताना होता था, और वो भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन दिन भर अंग्रेजी शिक्षा देता रहता था। वो पूरा दिन पढ़ाते हो या ना पढ़ाते हो, लेकिन पूरा दिन उनसे इंग्लिश में बात करते रहते और अंग्रेजी बोलते रहते थे। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सब ने पहले सीखते हैं, मतलब कि मातृभाषा तो वो होती है कि जिस विषय के अंदर, जिस भाषा के अंदर हम माँ बोलना सीखते हैं, बराबर, जिस विषय के अंदर हम अपनी बचपन की बातें बोलना सीखते हैं, बराबर। बच्चों को देखना, वो तोतली भाषा, चाहे आप उनको कितना भी बोलो, कितना भी सिखाओ, लेकिन वो बोलेंगे वही भाषा कि जो उनके घर में बोली जाती है। तो यहाँ शेखर भी यही कहते हैं। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सब पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है। यानी कि उनका कहना था कि बचपन से तो वे अंग्रेजी सीखते हैं, तो क्या उनकी भाषा, मातृभाषा अंग्रेजी ही होगी, और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। यानी कि क्योंकि वो पूरा दिन अंग्रेजी सीखते रहते थे, तो अंग्रेजी उनकी मातृभाषा होनी चाहिए, यह सोचकर उनके दिल दिमाग को बहुत ही जोर का धक्का लगता है। जिसे वे घृणित समझता हूँ उसी विदेशी को माँ कहने का बाध्य हूँ। यानी कि जिससे वे नफरत करते हैं उन्हीं को माता कहना है, उसी भाषा को मातृभाषा मानना है। यह बात सोचकर उन्हें बहुत ही नफरत सी जाग रही है। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। यानी कि उनको अंग्रेजी तो आती थी, लेकिन वो उन्हें हिंदी में वो कमज़ोर होते जा रहे थे। इस वजह से उसी दिन से वो बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर देते हैं और चेष्टा से अपनी बातचीत में से वे अंग्रेजी शब्द निकालने लगे।
बराबर। और धीरे धीरे जिस तरीके से उनको हिंदी शब्द का ज्ञान होने लगा और वो धीरे धीरे हिंदी की ओर बढ़ने लगे और धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों को वो निकालने लगे, उन्हें अपने दिमाग से दूर करने लगे, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को भी दूर करने लगे। वो अपनी आदतों में से क्या करते हैं, जो पूरे दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी का अभ्यास करते थे उसको वो धीरे धीरे उसको कम करने लगते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ तक देखा है कि शेखर जो हैं तो वो अपने बचपन के अंदर हिंदी भाषा से कितने दूर रह जाते हैं और वो उसी को सीखने के लिए बहुत ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो आपने अभ्यास किया उसमें अंदर आपने देखा है कि उनके आसपास अंग्रेजी भाषा का ऐसा जाल बिखरा हुआ है कि वो उसमें ऐसे फंसे हुए हैं, लेकिन किंतु वो फिर भी अपने आप को उसमें से निकालने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और ये है उनका आंदोलन का पहला कदम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को दूर करने के लिए और अपने अंदर हिंदी का विकास करने के लिए वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और यही है शायद उनकी देशभक्ति की ओर का पहला कदम। अभी हम अगले वीडियो में हम इसके आगे की कहानी क्या होती है, आगे का उनका कदम क्या होगा, वो आगे अपने आंदोलन को कैसे बढ़ाते हैं, वो हम देखेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।